नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सर में स्वागत है। अजय जी जो बात करते हैं हमारे एपिसोड में, बाद में और लोग उसको फॉलो करते हैं। अजय जी ने बहुत पहले से कहा था कि ये खेल क्या है, और वही क्रोनोलॉजी में ये खेल आगे बढ़ता हुआ हमें समझ में आ रहा है और औरों को भी समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका निष्कर्ष तो ये होगा कि जैन जी ने मोदी को झुकाया, प्राइम मिनिस्टर को झुकाया, और सोनम वांगचुक और अभिजीत दिक्के, इनकी तो पोल ही खुल गई। साथ ही में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल गई, आरएसएस की पोल खुल गई, क्योंकि उनको अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा ये आंदोलन करके अपने आप को बचाना था, मोदी शाह की सरकार को बचाना था, मगर उनको झुकना पड़ा। आधी रात को बिना अपना वो टाप टिप किए हुए मोदी जी को एक सेल्फी पर मैसेज देना होता है, और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर को आगे रखकर। मतलब वो वैसे विदेशों में भी और चुनावी सभाओं में भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना तो बोल ही नहीं सकते हैं, मगर मोदी जी अब बूढ़े हो रहे हैं, ये इसमें हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अजय जी, आज पूरी क्रोनोलॉजी का आपसे बात करना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि कैसे कैसे ये घटनाक्रम हुआ, और वांगचुक और दीपके किन किन से मिले हुए थे, ये बात भी आप खुलकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। अजय जी। देखिए, नमस्कार देसाई साहब, आपको और सभी दर्शकों को। मैं इसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट सदैव से ये बात बताता रहा हूं, और आज से नहीं, करीब करीब मुझे लगता है साल भर से मैं ये बात बता रहा हूं। जब ये धरने पे बैठा था सोनम वांगचुक, तब भी हमने बताया था। तो कुछ लोग मुझे कहने लगे कि आप संघी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैंने कहा संघी हूं या क्या हूं आपको समझ में नहीं आएगा, कि थोड़ा आपकी रिसर्च उतनी नहीं है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं। तो मैंने उन्हें बताया था, तमाम चीजें बताई थी। आप देखिए, ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने खुद कहा था चीन घुसा आ रहा है और उसने बहुत सारी हमारी जमीन कब्जा कर ली। ये चीन घुसा आ रहा है, उसने हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली है। तो उसके बाद में सोनम वांगचुक ने, जब ये एनएसए लगा, उसके बाद छूट के आए और सब कुछ हुआ। आज तक एक बात भी कहा है क्या? मैंने यह भी मुद्दा उठाया था कि जो 6 शेड्यूल को लेकर के ये बार बार मांग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अब जब जेल हुआ है एनएसए के तहत, तो 6 शेड्यूल के मुद्दे को भूल क्यों गए? क्या 6 शेड्यूल का मुद्दा सिर्फ उतनी देर था क्योंकि चीन जो है घुसपैठ भारत की जमीनों पे कर रहा है? राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे थे, तो राहुल गांधी से छीन के अपने तक आना। चूंकि राहुल गांधी देखिए राष्ट्रीय नेता है, उनके पास सिर्फ एक लद्दाख ही मसला नहीं है। उनके पास लद्दाख भी होगा, मणिपुर भी होगा, यूपी भी होगा, बिहार भी होगा, दुनिया चुनाव भी होंगे, तमिलनाडु भी होगा, गुजरात भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, सब होंगे। तो उन्हें तो 50 चीजें करनी, तो वो एक चीज को करके अपनी टीम के लिए छोड़ देते हैं, फिर आगे टीम को करना होता है। टीम कितना बेहतर करती है नहीं करती है, टीम की देखिए उस पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से राहुल गांधी ने किया। पूरे लद्दाख का मोटरसाइकिल से पूरा लद्दाख घूमे, पैदल घूमे, और सारे को उन्होंने समझा। जब वो सब किया, पूरा लद्दाख उनके लिए खड़ा हो गया था। याद करिए, वो फोटो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कितना भयंकर मॉब था। तो राहुल गांधी और वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया।
जी, यही यही मैं बता रहा हूं कि बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, जबकि लेह लद्दाख यही सोनम वांगचुक के ही फादर जो है धोखा देके और 1987 में आरएसएस बीजेपी के फांसीवादी गैंग में शामिल हो गए और उसके लिए काम करने लगे थे। ये तब की बात बता रहा हूं जब कश्मीरी पंडितों पे जब अत्याचार हो रहा था 1990 में, और जिस तरह से उनके साथ घटनाएं हो रही थी, बीपी सिंह की सरकार थी और जगमोहन जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के गवर्नर होते थे जो बीजेपी के नेता थे, मिनिस्टर भी रहे, क्या नाम है, बीजेपी सरकार वाजपेयी सरकार में। जी। तो मैं वही बताता हूं, वो जगमोहन को लाया गया था और इस तरह से करके ये सारे दंगे फसाद कराए गए, सब कुछ कराया गया और कैसे हिंदुओं को मरवाया गया, कश्मीरी पंडितों को मरवाया गया। तब एक शब्द भी बीजेपी के लिए इसने नहीं कहा, वीपी सिंह के लिए नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा। इनके पिताजी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद जब ये आए तो इनकी भी आप देख लीजिए, इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट की आप बात करते हैं, कौन सा मुद्दा उठा? पहले तो अपने धंधे में लगे रहे, एजुकेशन का वो और ये बनाने, और वहां पे इन्होंने बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लिया और किस तरह से खड़ा किया वो भी पता है। अब जब ये थोड़ा सा बोले, इन्हें दिखाने के लिए किया गया कि इनका ये कैंसिल हो रहा है, वो हो रहा है FCRA, लेकिन बाद में उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उतनी देर दिखा के रोक दिया गया और उसके बाद में चलिए एनएसए में रहे, एनएसए में जोधपुर जेल में जहां रखा गया वहां एसी लगवाया गया रूम में और सब कुछ किया गया, तो वही स्थिति। और जब वहां पर इतनी सुविधाओं के साथ रखा गया, बाद में अचानक उन्हें बीजेपी सरकार रिहा कर देती और खुद अपने इंटरव्यू में माना है सोनम वांगचुक ने कि उन्हें जो है कहा था, खुद कहा था एलजी ने, वहां के लेह लद्दाख के विनय सक्सेना ने, जो इत्तेफाक से मेरे होम टाउन कानपुर के ही रहने वाले हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं जी। तो ये मेरे जो वहां के हैं तो मैं इनके बारे में जानता हूं, आरएसएस के परिवार से हैं। तो साहब उन्होंने खुद कहा है, इन्होंने आपके इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में, कि मुझे एलजी ने विवश किया और कहा कि अभिजीत दीपके के साथ जाके आपको ये करना है, और उसके बाद आके ये बैठे, उसके बाद समर्थन किया। ये जानते नहीं थे उन्हें, खुद ही इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब आप एक चीज समझिए, वहां आके बैठ गए और फिर जो ड्रामा हुआ है वो आपके सामने है, क्योंकि कुछ दिन तो दिखाना था। जैसे ही इन्हें लगा कि अब हमें आराम थोड़ा चाहिए है, तो इन्होंने उसी रात एक वीडियो बनाया और कहा मेरे 20% ऑर्गन काम करना बंद कर चुके हैं और ऐसे फिर भी मैं मरूंगा नहीं, मैं भूत बन के आऊंगा। बड़ा इमोशनल वो किया। सरकार इशारा समझ गई, सरकार ने सुबह सुबह इनको उठाया और हॉस्पिटलाइज करा दिया। उसके पहले ही प्लानिंग शुरू हो गई थी हाई कोर्ट के जरिए और सब कुछ, और ये देखा ही आपने। आजकल सबको पता है कि कोर्ट से ऑर्डर किसके कहे पे होते हैं। आप देख लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत क्या कहता है, मेरे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वहीं तुरंत अर्जेंट कह दिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास का मेट्रो स्टेशन है वो बंद है। कहता है 3 बजे तक सरकार करे नहीं तो मैं एक्शन लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब उसके लिए तो इतने, और वो क्यों बंद किया गया है? क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स के कारण। तो यदि वही कारण है तो भाई वीडियो देख के उसी का समाधान कर दो ना। तो वो नहीं करेगा, उसी तरह की स्थिति। तो वो करके पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर इनकी बीवी की तरफ से और इनकी तरफ से जो बयान आने शुरू हुए वो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ। तो भाई लड़ाई आप लड़ रहे हैं स्टूडेंट की, राहुल गांधी आपसे भी पहले से स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो 2024 से लड़ रहे हैं।
संसद में उन्होंने इसको लेकर के 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब पूरा इसको लेके वो किया था। उसी के बाद सरकार को कानून बनाना पड़ा था। वो कानून जो उस समय बन गया, मोदी सरकार कल कह रही है, नरेंद्र मोदी कल कह रहे हैं कि अब मैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊं। तो भैया 2024 में जब कानून बन गया था तो आपने उस कानून का जब नोटिफिकेशन हो गया था तो लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि असल में आपका पूरा गेम ही प्लान कुछ और था। आप चाहते ही नहीं थे कि उस पे काम हो, इसलिए आपने ऐसा किया था। तो ये असलियत है इनकी, और जब ये असलियत हो तो समझा जा सकता है यही इस तरह से ये करते रहे हैं तो ये इनका फ्रॉड है। और जब ये फ्रॉड होता है तो ये आना चाहिए। ये देख, मैं आपको दिखाऊं जो ये है, ये आपको एक मिनट में, मुझे लगता है, आप चलिए। ट्विटर पर जो फोटो डाल रहे हैं वो भी भाजपा और वांगचुक, हाँ, अन्ना हजारे, उनकी मिली भगत का ये सब खेल है। ये हमें दिखाई देता है। मैं ये देखिए, ये नोटिफिकेशन संसद में दिया गया स्टेटमेंट है। ये आप देखिए, ये संसद में दिया गया स्टेटमेंट है और इसमें कहा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था कि किस तरीके से वो जो एक्ट बनाया गया था 2024 में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और इसको लेकर के बाकायदे सारी चीजें पूरी डिफाइन की गई थी। लेकिन साहब, नरेंद्र मोदी सरकार है ये, तो नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती है? नरेंद्र मोदी सरकार झूठ बोलती है और इसको ये करती है। तो यह दिखाता है, ये आप देखिए वो एक्ट है 2024 का जी। तो जब 2024 में बन चुका तो कल आप क्या कह रहे हो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, ऐसे किया जाएगा? क्यों नहीं तब किया तुमने? ये अपने आप में इतना बड़ा फ्रॉड है कि कुछ कहना नहीं। ये आप जान लीजिए, ये फ्रॉड ये कर रहे हैं। और जब ये फ्रॉड करते हो तब हमें समझना चाहिए कि ये किस तरीके से। फिर आता हूं इसी तरीके से। अब आप एक चीज देखिए कि ये इसी तरीके से जो वो फोटोग्राफ्स मैंने आपको भेजे थे, आप चाहें तो अपने लोगों को दिखा सकते हैं, नहीं तो मैं दिखाऊं। है तो कि कैसे ये सोनम वांगचुक ये आरएसएस के लिए काम करते थे और आरएसएस का, ये आप देखिए, ये आरएसएस का, ये सोनम वांगचुक की वाइफ सोनम वांगचुक और आरएसएस के वहां के प्रचारक, ये आप इसके बाद आप देखिए, ये सोनम वांगचुक के भाई भारतीय जनता पार्टी का, वो देखिए, वो वहां की लेह लद्दाख परिषद के एग्जीक्यूटिव सदस्य है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ में, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ में जो ये है, आप इसके जो इन्होंने खुद ट्वीट किया था और कितना महान महान बताया था, इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान, सोनम वांगचुक। ये मोदी को महान बताते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को महान बताते हैं, ये कल जेपी नड्डा और सबको महान बताने लगते हैं। तो अब आप सोचिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे, ये अपने आप में दिखता। देखिए, देखिए ग्रेटफुल है भाई। नहीं, मुझे अजय जी दो सवाल उठते हैं, दो सवाल होते हैं बीच में, मैं आपको पूछ रहा हूं। एक तो सोनम वांगचुक की इंस्टीट्यूशन को जो फंडिंग आता है वो अमेरिका से जो फंडिंग आता है, मेरे ख्याल से उनकी पहली पत्नी अमेरिकी थी जी। और अभी उस पर भी मेरे ख्याल से इन्होंने केंद्र सरकार ने शायद उनको घेरा है। और दूसरी बात, अभी जो उनकी पत्नी है वो राहुल गांधी के खिलाफ निवेदन कर रही है। इसका मतलब हम क्या समझे? यानी एक तो फंडिंग अमेरिका से आ रहा था,
उनकी पहली पत्नी अमेरिकन थी, वहां से फंडिंग आ रहा था, और वर्तमान में उनकी पत्नी जो है, मेरे ख्याल से गीतांजलि नाम उसका है शायद। जी जी, हाँ गीतांजलि नाम है। हाँ, और आपको एक चिताएं, वो वो उड़िया आरएसएस के है। जी। और वो राहुल गांधी पर वार क्यों कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ से परे है। मैं आपसे आपसे यही कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों को देखिए। जब इनके पिता 1987 में छोड़ते हैं और आरएसएस का पार्ट बनते हैं, तो आरएसएस की मदद से ये 1988 में एक समूह बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सब समझ लीजिए, 1988 में। मगर वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे नहीं ना। नहीं नहीं, आप पहले सुनिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, फिर उसके बाद में वो वहां पे जो सीट थी वहां पे ये फैसला हुआ कि वो कांग्रेस लड़ेगी, तो फिर ये हुआ कि वो कांग्रेस की सीट से, तो कांग्रेस की टिकट से लड़े, कांग्रेस के वो रहे। वो उस समय मिनिस्टर भी बने, वहां मिनिस्टर भी हुए इनके फारूक अब्दुल्ला की सरकार में। और उसके बाद में वो फिर 1987 में आरएसएस बीजेपी के साथ आ गए। और जब उनके साथ आए तो आरएसएस का पूरा सेंटर स्थापित करने के लिए, आरएसएस कल्चर और ये सारी बातें करती है ना, तो उन्हीं के उससे करके इन्होंने बताया स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। अब आप समझिए, 1988 में। और इस तरीके से, और उसके बाद में इन्होंने जीवाश्म ईंधन के उपयोग नहीं हम करते हैं, ये नहीं करते जैसे ये लोग कहते हैं, उसी तरीके से इन्होंने किया। फिर इन्होंने ऐसे ही जो है तमाम सारी चीजें वो करने की पूरी सब करी। फिर कि बर्फ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, हम उस पे कर रहे हैं, और तमाम अवार्ड भी लिए और सब कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए लिखिए, अच्छी बात है। फिर 1994 में इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। ये बीजेपी का वो था। सोनम ने या उनके पिता ने? है? सोनम ने या उनके पिता ने? सोनम ने। और फिर सोनम ने ये शुरू किया, और ये जो शुरू किया इसके जरिए ऑपरेशन न्यू होप, इसके जरिए आरएसएस का पूरा विस्तार कराया। वो दौर था आरएसएस का पूरा विस्तार करने का। इन्होंने भूख हड़ताल भी की और किया सारी चीज, क्योंकि केंद्र में वो सरकार थी। और उसके अलावा फिर इसके बाद में तमाम चीजें इनके साथ में ये है। तो इस तरह से करके इन्होंने तमाम सारी चीजें की हैं। तो ये सच्चाई है। इनके परिवार का भी जो है, कहते हैं जो पहली पत्नी थी वो सीआईए से कहीं कनेक्टेड थी या क्या था, मुझे नहीं, उसके बारे में मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन कहते हैं उन्होंने ही इन्हें स्टैब्लिश कराया और ये कराया। बाद में वो अपना लौट गई अपने देश और सारी चीज। और उसके बाद में ये इन्होंने दूसरी शादी, और ये आरएसएस परिवार की, एक आरएसएस के प्रचारक की बेटी है। ओह अच्छा। अब आप ये पूरा खेल समझ जाइए। तो ये पूरा गेम है, सब घूम फिर के वहीं चल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के मैं 50 बार आपको बताता रहा हूं, आम आदमी पार्टी भी वो है, उसका भी आप देखिए, जैसे ही ये होता है मोदी को असहज लगने लगा ये आंदोलन, तो अब क्या होता है, आप इसको ये देखिए, मैंने इसको ट्वीट भी किया है कि आज क्या किया इन्होंने। जो ये है संजय सिंह, इसने नीट को किनारे कर दिया। नीट का जो मुद्दा चल रहा था उसे किनारे करके अब ये चला गया कि हाँ साहब, हम बात करेंगे तो उस पे करेंगे सिर्फ क्या कहते हैं, दूसरे मुद्दे पे। तो इस तरह से करके इनका पूरा खेल है। तो ये इनकी पूरी गेम प्लान है और इसको समझने की जरूरत है। और कॉकरोच जनता पार्टी, तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो जी जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन सरकार से
वार्ता कर रहे हैं, ये भी तो है। नहीं, मैं तो यही आपसे कह रहा हूं कि ये बार बार जो चीजें आती हैं वो यही आ रही हैं कि ये लोग इसी तरह से गेम प्लान करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखिए एक वो पोस्ट किया है, संजय सिंह ने जो संसद में सवाल था वो नीट के सवाल को छोड़ दिया, प्रश्नकाल में वो दूसरी चीजों पे जा रहे हैं। मैंने इसको लेके पूरा वो भी लिखा है। तो कि किस तरह से संजय सिंह ने, इसीलिए कहते हैं बी टीम है, क्योंकि अब मोदी असहज हो रहे थे तो अब नीट पे सवाल नहीं चलेगा, नीट पे कोई वो नहीं, तो शून्यकाल में इन्होंने दे दिया नोटिस कि अब हम उस पे बात नहीं करेंगे, हमें जो है नीट की बजाय एनसीटीई के नोटिफिकेशन पे चर्चा करें। अब आप सोचिए, ये हैं ये लोग। इसीलिए मैं कहता हूं ये सारा पूरे ये उसी का पार्ट है। इन सबसे कोई आप उम्मीद कर रहे हो कि ये करेंगे, नहीं भाई। एक सच्चाई है कि आज भी एक सत्य है कि गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार के सिवा दूसरा कोई भी एक सिंगल सच्ची लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कोई अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, कोई मंत्री बनाना चाहता है, कोई कुछ और बनाना चाहता है, कुछ भी, लेकिन इकलौता गांधी परिवार है, राहुल गांधी है जो इसके लिए लड़ते हैं। ये बड़ी चीज है। नहीं, आप जो कह रहे हैं उसमें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि छात्रों के साथ, देश के छात्रों के साथ, जैन जी के साथ ये बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, छल हो रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा किया गया है, उन्हें ठगने का काम किया गया। इसीलिए क्यों, जब नीट की उसकी सबको लेके पूरे देश भर में एनएसयूआई प्रोटेस्ट कर रही थी, यूथ कांग्रेस कर रही थी, सबका आप आते साथ खड़े होते, मजबूत करते और मजबूत करते। आपने वो नहीं किया, आपने दो पार्ट कर दी, धड़ोम बांट दिया कि जिससे वो चर्चा से गायब हो जाए। जो पूरे देश में कर रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं, जो मुकदमे झेल रहे हैं, जो वाटर कैन, आपके यहां भी, आप देखिए, आपके गुजरात में कितने कांग्रेसी बच्चों को ये यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के बच्चों को पकड़ा है, जेल भी भेजा है, सब किया है। आपके अहमदाबाद में ही था। गुजरात में पहली बार हमें ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस लड़ रही है। तो इसी सब से तो भटकाना था, उसकी बजाय आप चर्चा करने लग जाएंगे सीजेपी सीजेपी सीजेपी, यही मकसद था। और ये तो इन्हें पता था ये तो हमारे हाथ में है, हम इसको जैसे चाहेंगे वो करा लेंगे, लेकिन भूल गए कि जो ये करना चाह रहे थे, अब युवा जो है वो है कि तुम्हें जाना है जाओ, हम तो ये करके मानेंगे, इसलिए घबराहट, ये है मांग। जी, दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यालयों पर धावा बोल दिया है, उन्होंने कई जगह बोला, आपको बताएं कल चंडीगढ़ में ही बोला है, चंडीगढ़ में ही सेक्टर 35 में इन्होंने अटैक किया है। इसके अलावा रायपुर में बहुत बुरी तरह अटैक किया है, वहां पर मारा है, घायल हैं तमाम सारे लोग, और उल्टा उन्हीं पे एफआईआर दर्ज कर ली। हाँ, तो आप हमारे घर में चढ़ के आते हो, आप हमला करते हो और एफआईआर भी हमारे लोगों पे। इसी तरह से वहां किया है पटना में इन्होंने हमला किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में एफआईआर कांग्रेस के वालों कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री और विधायक खुद जा रहे हैं। इसी तरीके से लखनऊ में हुआ है। लखनऊ में तो लेकिन जो वहां के अध्यक्ष हैं वो दबंग है, अजय राय, तो उन्होंने अपने सारे लोगों को लाठी लेके बैठा दिया था, कहा आ जाने दो। इसी तरह उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों ने कहा चलो हम लाठी लेके बैठे। तो जहां जहां कांग्रेस के लोग पहले से थोड़ा सा उन्होंने अपने शांति अहिंसा से थोड़ा सा अलग किया, वैसे ये भाग खड़े हुए, और जहां उन्होंने थोड़ा सा लिबरल तरीका अपनाया वहां इन्होंने बदमाशी करी। ये है। तो अभी इस आंदोलन का होगा क्या? क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? मुझे लगता नहीं ये समाप्त हो जाएगा, ये आंदोलन और लंबा खींचेगा, और
इसके सारी चीजें चूंकि सामने आ चुकी हैं, तो अब बिल्कुल है कि हाँ, ये वो नहीं होने वाला है। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो इन लोगों ने छोड़ दी है अभी। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, ये करेंगे ही नहीं। ये तो असल में अब तो उनके एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं सर, और जब एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? यही तो है असलियत में इनका जो सारी चीजें। तो इसका अंत क्या देखेंगे आप? अंत क्या है? अंत तो ठीक ही रहेगा, मुझे लगता है नतीजे लेगा ये। और यदि नतीजे से इतर किया गया तो ये गुस्सा और पनपेगा, और ये गुस्सा पनपने का वक्त मिला तो आप ये समझ लीजिए बीजेपी की बुरी स्थिति होगी, ये समझ। हम आशा करते हैं कि आंदोलन शांत रहे, छात्रों पर पुलिस अत्याचार न करे जिस प्रकार से अत्याचार किया पुलिस ने, और मेरे ख्याल से ऐसा बर्बर अत्याचार मेरे पिछले कुछ सालों में तो नहीं हुआ था। इनके ही शासन में क्यों होता है, ये मेरी समझ से परे है। और इश्यू जो हैं वो इश्यू रिजॉल्व हो, ये हम चाहेंगे। आप आज हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से आपने जैन जी का जो बयान किया, और हम सब जैन जी के साथ खड़े हैं ऐसा हम कहते हैं। और निश्चित रूप से सरकार को झुकाया है उन्होंने, मोदी को झुकाया है जो कभी झुकता नहीं था। मोदी है कि मुमकिन है कहते थे, वो उसको झुकना पड़ा, और वांगचुक और दीपके की पोल खुल गई है। इतना ही आज आपके इस संवाद से साबित होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।